हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी के 6 सेमेस्टर के फिजिक्स के पेपर सेकंड, जिसका नाम है एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड देयर एप्लीकेशंस, जिसका पेपर कोड है PHY 305 और पेपर आईडी है 5423, इसके सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। ये पेपर 6 मई 2025 को हुआ था। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस पेपर को हम लोग डिस्कस करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन बोल रहा है when VGS is equals to 0 and VDS is increased from 0 to 20 volt, then ID versus VDS curve look like। तो जब VGS 0 हो जाता है और VDS को हम लोग 0 से 20 वोल्ट तक इंक्रीज़ करते हैं, तो पहले क्या होता है कि ID करंट धीरे धीरे बढ़ती है VGS के बढ़ाने के साथ साथ, और फिर कुछ टाइम बाद कांस्टेंट हो जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। For a particular n channel JFET, VGS of is equals to -4 volt. What will be the value of ID at VGS is equals to -6 volt। इस क्वेश्चन में देखिए कि हम लोग का जो VGS है वो VGS ऑफ से पहले से ही और ज़्यादा नेगेटिव है, इसलिए इस कंडीशन में कोई करंट फ्लो नहीं करेगी। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा C0। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फेट। ए है टेम्परेचर स्टेबिलिटी, दूसरा है एम्पलीफिकेशन फैक्टर, तीसरा है ड्रेन रेजिस्टेंस और डी है फॉरवर्ड ट्रांस कंडक्टेंस। तो किस ये एम्पलीफिकेशन फैक्टर, ड्रेन रेजिस्टेंस और फॉरवर्ड ट्रांस कंडक्टेंस, ये सभी एक ट्रांजिस्टर की जो बेसिक और मेन प्रॉपर्टीज़ में काउंट की जाती है। टेम्परेचर स्टेबिलिटी को इन सब के बाद प्रेफरेंस दी जाती है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा ए टेम्परेचर स्टेबिलिटी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है अ BJT हैज़ फॉलोइंग पैरामीटर्स, जो कि आपके स्क्रीन पर है। HIE 2 × 10³ ओम, HRE 16 × 10⁻⁵, HFE 49, HOE 50 × 10⁻⁻6 एम्पियर पर वोल्टेज। गेन एट RL इज इक्वल्स टू 30 किलो ओम। जब तो हम लोग को सारी वैल्यूज़ दी हुई हैं, बस हम लोग को कैलकुलेशन करना है। तो जो वोल्टेज गेन का फॉर्मूला होता है AV, वो होता है -HFE RL डिवाइडेड बाई HIE प्लस ब्रैकेट में HIE HOE माइनस HFE HRE इंटू RL। ये सारी वैल्यूज़ ऊपर दी हुई हैं। इनमें से जब इन सारी वैल्यूज़ को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा वो हो जाएगा -308.5। तो हमारा आंसर नंबर ऑप्शन नंबर सी जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। फॉर कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन द करंट गेन इज। तो कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन के लिए करंट गेन जो होता है वो होता है 1 + HFE। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर भी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। द H पैरामीटर आर कॉल्ड हाइब्रिड पैरामीटर बिकॉज। ए है डिफाइंड बाई यूजिंग ओपन, बी अप्लाई टू सर्किट कंटेन इन अ ब्लैक बॉक्स, सी है ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक, डी है मिक्सड विद अदर पैरामीटर। तो H पैरामीटर जो है वो इम्पीडेंस पैरामीटर और एडमिटेंस पैरामीटर, इन दोनों को कॉम्बिनेशन से बनाया गया है, इसलिए जो H पैरामीटर है इसको हाइब्रिड पैरामीटर बोला जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है बैरियर पोटेंशियल ऑफ ए PN जंक्शन इज द ऑर्डर ऑफ। तो नॉर्मल PN जंक्शन डायोड का जो बैरियर पोटेंशियल होता है वो 0.5 या उससे अधिक ही होता है। तो इसका आंसर जो है 0.5 वोल्ट हो जाएगा। बेसिकली 0.6 वोल्ट ही लिया जाता है सिलिकॉन डायोड के लिए बैरियर पोटेंशियल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इन PN जंक्शन डायोड विद NA इज ग्रेटर देन ND। तो जब एक्सेप्टर साइड का जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा रहेगा, अब कंसंट्रेशन भी कह सकते हैं या फिर उसके नंबर को कह सकते हैं, तो वो डोनर साइड वाले से कम है। तो डोनर साइड जो है वो कौन सा होता है, वो N साइड होता है। फॉर एग्जाम्पल अभी बना के आपको दिखाते हैं, जैसे कि ये PN जंक्शन है, ये P टाइप है और ये N। इधर का कंसंट्रेशन जब कम है तो पेनिट्रेशन P टाइप्स वाले जो मेजॉरिटी है वो इधर करेंगे, तो N टाइप जो है वो पतला होगा और P टाइप जो है वो चौड़ा होगा, और डिप्लीशन रीजन जो है वो N टाइप में ज़्यादा एक्सटेंड करेगा। तो ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। ए है डिप्लीशन रेयर पेनिट्रेट्स इक्वली इन बोथ रीजन, ये गलत हो जाएगा। बी है द डिप्लीशन रेयर लेयर पेनिट्रेट्स मोर इन एन रीजन, तो ये वाला जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है कैपेसिटेंस ऑफ डिप्लीशन लेयर इज। तो कैपेसिटेंस के लिए हम लोग जानते हैं कि फॉर्मूला होता है C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई एप्सिलॉन ए बाई डी, जहाँ पर डी जो है डिप्लीशन लेयर की विड्थ होती है और
डिप्लीशन लेयर के विड्थ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/√2 एप्सिलॉन VBI प्लस VB अपॉन Q इंटू NA। तो ये वाला टर्म जो है देखिए डिनोमिनेटर में, और VB जो हो जाएगा ये नीचे आएगा, और ये पहले से ही स्क्वायर रूट में है। तो जो कैपेसिटेंस होगा जब यहाँ D की वैल्यू इसमें हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वो VB के -½ के प्रोपोर्शनल आएगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा C इज प्रोपोर्शनल टू VB पावर -1/2। अगला है रेक्टिफाइंग इक्वेशन ऑफ पीएन जंक्शन इज। पीएन जंक्शन का जो रेक्टिफाइंग इक्वेशन होता है वो इसमें से कौन सा है? तो जो ऑप्शन नंबर डी है वो पीएन जंक्शन के रेक्टिफाइंग इक्वेशन को सही तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, I = IS EV अपॉन KT - 1। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है एक्सप्रेशन फॉर द विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन इज। तो इसमें से जो बी वाला ऑप्शन है ये डिप्लीशन लेयर के विड्थ का सही फार्मूला दिया हुआ है। W = 2 एप्सिलॉन NA प्लस ND इंटू VB होल डिवाइडेड बाई ENA ND का होल रूट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। द एनर्जी गैप इन सेमीकंडक्टर्स इज इंक्रीज विद टेम्परेचर, बी है डिक्रीज विद टेम्परेचर, सी है फर्स्ट इंक्रीज देन आफ्टर कांस्टेंट, और डी है डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। सेमीकंडक्टर्स में जो एनर्जी गैप है वो टेम्परेचर बढ़ाने पे जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन है वो काइनेटिक एनर्जी गेन करेंगे, और जब काइनेटिक एनर्जी गेन करेंगे तो वो जल्दी जल्दी कंडक्शन बैंड में जाएंगे, तो जिसकी वजह से कि जो एनर्जी बैंड गैप है वो कम होगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा बी, डिक्रीज विद टेम्परेचर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। इन विच सेमीकंडक्टर द होल्स आर माइनॉरिटी कैरियर। तो माइनॉरिटी कैरियर होल्स इन विच सेमीकंडक्टर द होल्स आर माइनॉरिटी कैरियर। तो पी टाइप में जो है वो होल्स मेजॉरिटी होते हैं और एन टाइप में होल्स माइनॉरिटी होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर हो जाएगा वो होगा ए, एन टाइप। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट रिक्वायर्ड फॉर द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर इन गैलियम आर्सेनाइड विद एनर्जी गैप 1.42 EV। तो हम लोग को एनर्जी गैप दिया हुआ है, मतलब ये ई की वैल्यू हम लोग को मिल गई है, और हम लोग जानते हैं ई = क्या होता है H न्यू। यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट रिक्वायर्ड है, और लाइट के लिए हम लोग ई = H न्यू को यूज़ कर सकते हैं। तो ई की वैल्यू हम लोग यहाँ पर 1.42 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो इससे हम लोग 1.6 × 10⁻19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जूल में हो जाएगा, = H × न्यू। यहाँ पर हम लोग को न्यू की वैल्यू चाहिए तो 1.42 × 1.6 × 10⁻9, और नीचे H की वैल्यू रखेंगे। H की वैल्यू हम लोग जानते हैं 6.626 × 10⁻34। तो इसी को जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो न्यू की जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी 3.43 × 10⁻14 हर्ट्ज। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। द इंट्रिंसिक कैरियर concentration at 300 Kelvin is 1.2 × 10⁻10 atom per cc. The whole concentration at 300 Kelvin in n-type semiconductor having Nd concentration 10⁻15 atoms per cc. तो हम लोग जो फार्मूला जानते हैं वो क्या होता है n × p = ni²। तो हम लोगों को n की वैल्यू दिया हुआ है या Nd, ये हो जाएगा 10⁻15। p की जो वैल्यू है वो हम लोग को बताना है, और ni² हम लोग को मिल जाएगा यहाँ से। ni की वैल्यू दी है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 1.44 × 10⁻20। यहाँ से p की जो वैल्यू है उसको निकालेंगे 1.44 × 10⁻5 आ जाएगा। ऑप्शन में देखिए न्यूमेरिकल वैल्यू तो मैच कर रही है, लेकिन ये मैग्नीट्यूड जो है ये कहीं मैच नहीं कर रहा है। लेकिन इससे जो सबसे मिलता जुलता ऑप्शन है ये देखिए 1.44 है, तो हमें लगता है कि ये वाला ऑप्शन जो है इसका करेक्ट होना चाहिए। तो 15 का ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। For an encoder the number of input lines is n, then the number of output lines will be। तो encoder में जिसमें n input lines हैं उसमें output lines जो होने चाहिए वो 2n या उससे कम होने चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा C <= 2n। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। हाउ अ JK फ्लिप फ्लॉप में 2 टॉगल। तो JK फ्लिप फ्लॉप को टॉगल कराने के लिए J और K दोनों पे हम लोग को हाई देना पड़ता है, मतलब कि 1 देना पड़ता है। तो 17 का जो आंसर हो जाएगा वो होगा D, when J = 1 and K = 1 then JK फ्लिप फ्लॉप टॉगल्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। सिंप्लीफिकेशन ऑफ द एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन का सिंप्लीफिकेशन हमको करके बताना है कि क्या आएगा। तो चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। एक्सप्रेशन दिया हुआ है a + b का होल बार प्लस c बार इंटू
इस मतलब पूरे का होल बार। तो यहाँ पर हम लोग डी मॉर्गन्स थ्योरम लगा सकते हैं। वो क्या कहता है कि ए बी पे होल बार रहता है तो इसको ए बार प्लस बी बार के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी, ये बार में ये और इसको अलग कर रहे हैं तो इस पे भी बार प्लस सी पे बार था। तो इस तरह से आप देखिए ये हम लोग और जानते हैं कि ए बार के डबल बार भी किसके इक्वल होता है, ए के। तो इसलिए इसको क्या लिखा जा सकता है, ए प्लस बी, और इसको क्या लिखा जा सकता है, सी। सॉरी, यहाँ पर एक गलती हो गई है। यहाँ पर देखिए ए प्लस बी, यहाँ पे प्लस है ना, तो अगर इस तरह का जब रहता है तो ए प्लस बी पे होल बार इज इक्वल्स टू होता है ए बार डॉट बी बार। तो यहाँ पर प्लस की जगह डॉट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इस पूरे का डॉट। तो ये बन रहा है ए प्लस बी होल मल्टीप्लाइड बाई सी। तो इस ये वाला ऑप्शन जो है ये ऑप्शन नंबर डी से मैच कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है मैक्सिमम नंबर ऑफ काउंटर्स इन 10 नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप इज। तो यहाँ पर जो नंबर है वो 10 है, तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉड्यूल्स हो जाएगा वो हो जाएगा 2 to the power n। तो मतलब 2 to the power 10 जो कि इक्वल होता है 1024 के। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, सिंप्लीफिकेशन ऑफ द बुलियन एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके बताना है कि इसका क्या आएगा। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। लिखा हुआ है ए बार सी प्लस ए बार बी प्लस ए बी बार सी प्लस बी सी। तो चलिए इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, ए बार सी को ऐसे रहने देते हैं प्लस ए बार बी को भी ऐसे रहने देते हैं। इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, सी कॉमन है, तो हम लोग इसको सी कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, ए बार बी प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई सी। अब आगे देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ए बार सी को ऐसे रहने देते हैं प्लस ए बार बी को भी ऐसे रहने दे रहे हैं प्लस सी। हम लोग जानते हैं कि ए बी बार प्लस बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी। तो यहाँ पर हो जाएगा सी इंटू ए प्लस बी। अब इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे नेक्स्ट स्टेप में, ए बार सी प्लस ए बार बी प्लस ए सी प्लस ए बी। अब आगे देखिए इस वाले में और इस वाले में हम लोग सी को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, ए बार प्लस ए इंटू सी प्लस इन दोनों में क्या कॉमन है, बी को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, ए बार प्लस ए। और इसको आगे सॉल्व करेंगे। सॉरी, यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ पे मल्टीप्लाई करते टाइम सी इंटू ए सी होगा और यहाँ बी इंटू ए की जगह बी सी इंटू बी सी भी हो जाएगा, जिसको गलती से कि ए बी लिख दिया गया है, तो इसको करेक्ट कर दिया गया है। अब आगे देखिए आगे क्या करना है। तो आगे अब हम लोग इस वाले में से और इस वाले में से सी को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, सी कॉमन लेंगे, ए बार प्लस ए प्लस बचे हुए टर्म्स को लिख देते हैं, ए बार बी और कुछ क्या बचा है, ये वाला आ गया यहाँ पर, ये वाला भी आ गया, ए बार बी और प्लस बी सी बचा हुआ है। तो यहाँ देखिए ए प्लस ए बार जो होता है वो 1 होता है और 1 इंटू सी क्या हो जाएगा, सी प्लस ए बार बी प्लस बी सी। इसमें और इसमें देखिए सी कॉमन है तो क्या करेंगे, सी कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 1 प्लस बी प्लस ए बार बी। अब देखिए 1 प्लस बी भी क्या होता है, 1 होता है, तो ये क्या हो जाएगा, सी प्लस ए बार बी। अभी हमारा सिंप्लीफाइड इक्वेशन हो गया जिसको और सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा मैच कर रहा है इसमें से, ए बी बार प्लस सी, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। तो 20 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 21, इसको भी सिंप्लीफिकेशन ही करना है। तो ये क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। इसमें सिंप्लीफाई करना है हम लोग को, ए बी कम्प्लीमेंट मल्टीप्लाइड बाई सी प्लस बी डी प्लस ए बी बार सी होल मल्टीप्लाइड बाई सी। इस क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं जिनको हम आगे अभी सॉल्यूशन में डिस्कस करेंगे। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए पहले क्या करते हैं, इस वाले को पैरेंथेसिस को सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा, ए बी बार सी प्लस ए बी बार इंटू बी डी प्लस ए बार ए बी का होल बार मल्टीप्लाइड बाई सी। तो सॉल्व करेंगे क्या आएगा, ए बी बार सी प्लस बी इंटू बी बार क्या होगा, 0 हो जाएगा, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे देखते हैं क्या है, ए बी पर होल बार मल्टीप्लाइड बाई सी। अब बाहर वाले सी को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी बार सी इंटू सी प्लस ए बी का होल बार इंटू सी। सी इंटू सी की वैल्यू सी ही होती है। हम लोग जानते हैं कि ए डॉट ए किसके बराबर होता है, ए के। तो आगे सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ए बी बार प्लस ए बी पर होल बार डॉट सी। अगर इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करना चाहें तो यहाँ से देखिए 2 तरह से आंसर आ सकता है। अगर ये जो लिखा है एडजेक्टिव सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, ए बी बार प्लस ए बी पर होल बार, डी मॉर्गन थ्योरम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए बार प्लस बी बार इंटू सी हो जाएगा। सॉल्व करेंगे ए बी पर होल बार प्लस ए बार सी प्लस बी बार सी, जिसको कि आगे सॉल्व किया जाए तो क्या मिलेगा देखते हैं। यहाँ देखिए बी बार यहाँ से कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा, ए प्लस सी प्लस ए बार सी। ठीक है, सॉरी। तो देखिए
इससे मैच करता हुआ कोई ऑप्शन नहीं लग रहा है। तो इसमें क्वेश्चन में एक थोड़ी सी मिस्टेक है, क्योंकि सारे ऑप्शन देखिए इस टाइप से आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 21 को जब सॉल्व किए थे तो हम लोग को ये इस तरह से आ रहा था, जब हम लोग कंसीडर कर रहे थे कि क्वेश्चन में जो है वो ए बी पर होल बार है। अब हम लोग ए बी पर होल बार को नेगलेक्ट करके ए बार डॉट बी बार के फॉर्म में जब एक्सप्रेस करके सॉल्व करेंगे तो देखिए इससे मैच करता हुआ ऑप्शन आएगा। इसको हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पर ए बी बार एज इट इज जैसे क्वेश्चन में लिखा है, ब्रैकेट में सी प्लस बी डी इंटू ए बार डॉट बी बार लेके अब हम लोग को काम करना है। यहाँ पर ए बी बार की जगह ए बार डॉट बी बार लिखेंगे। तो फिर अगले स्टेप में सेम उसी प्रोसीजर को फॉलो करना है। ए बी बार सी प्लस इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे ए बी बार बी इंटू डी प्लस ए बार डॉट बी बार इंटू सी। अब देखिए ए बी बार सी को ऐसे रहने देंगे, ये बी इंटू बी बार जीरो हो जाएगा, इसलिए टर्म हट जाएगा और यहाँ पर ए बार डॉट बी बार इंटू सी हो जाएगा। अगले स्टेप में देखिए ए बार बी इंटू सी हो जाएगा, बाहर वाले ब्रैकेट को ओपन कर रहे हैं, प्लस ए बार डॉट बी बार इंटू सी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सी इंटू सी क्या हो जाएगा, सी ही हो जाएगा। तो अगले स्टेप में ए बी बार सी प्लस ए बार डॉट बी बार इंटू सी लेके इस बार चल रहे हैं। ये वाला तो हम लोग को ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा है। तो इधर देखिए क्या हो जाएगा, ए बी बार सी प्लस ए बार बी बार इंटू सी। तो यहाँ पे इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, बी बार सी कॉमन हो जाएगा। तो क्या मिलेगा, बी बार सी कॉमन लेने पर यहाँ से ए प्लस ए बार क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो बाहर क्या बचेगा, बी बार सी इंटू 1, जिसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, बी बार सी। तो इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर है वो क्या होगा, बी बार सी। तो इस क्वेश्चन में आप लोग को ध्यान क्या देना है कि यहाँ पर एक मिसप्रिंटिंग हुई थी, ये ए बी का होल बार नहीं होना चाहिए, यहाँ पर ए बार डॉट बी बार होना चाहिए, तब हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा बी बार सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है कि मैप ऑफ द कॉम्बिनेशनल सर्किट विद इनपुट ए बी सी इज। तो हम लोग को पूरा इसमें बनाया हुआ है, तो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, बस इसमें के मैप को सॉल्व करके इसका आंसर बताना है। तो के मैप में हम लोग क्या करते हैं कि देखिए जैसे हम लोग स्क्वायर बनाते हैं या तो रेक्टेंगल बनाते हैं या फिर टू नंबर्स का स्क्वायर लेते हैं या फिर 4 नंबर्स का 2 नंबर का रेक्टेंगल या फिर 4 नंबर या फिर 8 नंबर ऐसे कंबाइन करते हैं। तो इसमें देखिए क्या कंबाइन होगा, एक कॉम्बिनेशन ऐसे बन सकता है और एक कॉम्बिनेशन इन दोनों का ऐसे बन सकता है। तो इस वाले को पहले लिखते हैं। देखिए इस वाले में क्या चीज़ वेरी नहीं कर रही है, इनमें से देखिए ए बार यहाँ ए हो रहा है तो ये तो वेरी कर जा रहा है, क्या बचेगा यहाँ से बी, और यहाँ से देखिए इस वाले में सी बार कॉन्स्टेंट रह रहा है तो ये हो जाएगा बी सी बार। अब इन दोनों के लिए देखिए यहाँ पर भी ए बार है बी बार है, यहाँ पर ए बी बार है, तो बी बार यहाँ से सही है और इसमें देखिए सी ने वेरी कर रहा है तो सी, ये देखिए क्या बन रहा है बी सी बार प्लस बी बार सी। ये किसके लिए का एक्सप्रेशन होता है, बी एक्स और सी। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी एक्स और सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। डेटा स्टोरेज डिवाइस इज, ए है कंपेरेटर, बी है लॉजिक गेट, सी है फ्लिप फ्लॉप, डी है नन ऑफ दिस। तो इसमें से डेटा स्टोरेज कैपेसिटी जो होती है वो फ्लिप फ्लॉप के पास होती है, क्योंकि फ्लिप फ्लॉप में जो न्यू इनपुट होता है वो प्रीवियस आउटपुट पर भी डिपेंड करता है। तो 23 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। विच कोड इन BCD सिस्टम कैन बी यूज्ड एज डोंट केयर। तो BCD को हम लोग जानते हैं कि 0 से 9 तक के डिजिट्स को 4 बिट के फॉर्म में कंबाइन करके लिखता है। तो इसमें देखिए ये तीनों के तीनों 9 से कम है, क्योंकि 100 जो होता है 4 के लिए होता है, 0110 जो होता है 6 का होता है और 1001 जो है ये 9 का होता है। लेकिन ये देखिए ये होता है 10 के लिए, तो ये BCD सिस्टम में डोंट केयर की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है अ 4 बिट पैरेलल ऑर्डर कैन ऐड। तो 4 बिट का जो पैरेलल एडर होता है वो 2 बिट को ऐड कर सकता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 25 का वो होगा बी 2 बिट बाइनरी नंबर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। पैरेलल ऑर्डर्स आर, ए है सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट, बी है कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट, सी है बोथ ए एंड बी। तो पैरेलल ऑर्डर्स सीक्वेंशियल भी होते हैं और कॉम्बिनेशनल भी होते हैं। तो 26 का जो आंसर हो जाएगा वो होगा सी बोथ ए एंड बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 बोला अ मॉड 2 काउंटर फॉलोड बाई अ मॉड 4 काउंटर इज। तो मॉड 2 पर जब हम मॉड 4 काउंटर को अप्लाई करते हैं तो वो बनता है अ मॉड 7 काउंटर। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो आंसर हो जाएगा मॉड 7 मॉड 10 हो जाएगा। मॉड 2 काउंटर के आगे जब मॉड 5 काउंटर लगाएंगे तो बनेगा मॉड 10 काउंटर, जो इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नन ऑफ दिस, क्योंकि ये क्या बनेगा मॉड 2 और मॉड 5 को मिला के मॉड 10 काउंटर बनेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है सीक्वेंशियल सर्किट प्रेजेंट द इनपुट डिपेंड ऑन प्रेजेंट एज वेल एज पास्ट। तो ये इसका आंसर हो जाएगा कि जो सीक्वेंशियल सर्किट होता है उसका जो प्रेजेंट इनपुट होता है वो प्रीवियस इनपुट के साथ साथ प्रेजेंट इनपुट पर भी डिपेंड करता है, जिसका एग्जांपल एक फ्लिप फ्लॉप है और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन अभी तुरंत डिस्कस किया गया है। इसका यूज़ हम लोग मेमोरी बनाने के लिए भी कर सकते हैं। तो 28 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए प्रेजेंट वेल एज पास्ट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। अ यूनिवर्सल रजिस्टर ऑप्शन ए एक्सेप्ट सीरियल इनपुट, बी है एक्सेप्ट पैरेलल इनपुट, सी है
सीरियल एंड पैरेलल आउटपुट, तो सीरियल यूनिवर्सल रजिस्टर के सभी प्रॉपर्टीज होते हैं, तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। अगला है फॉर द मैथमेटिकल ऑपरेशन द कोड मस्ट बी, मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए कोड जो होना है वो साइक्लिक होना चाहिए। साइक्लिक मतलब होता है ग्रे कोड। ग्रे कोड का मतलब कि एक स्टेप में एक ही डिजिट चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल 0 0, फिर क्या होगा 0 1, फिर अगले स्टेप में 1 0 आना चाहिए 2 के लिए, लेकिन अगला स्टेप क्या होता है 1 1, फिर अगला स्टेप 1 0। तो इस तरह से जब कोई कोड रन करता है तो कंप्यूटर को प्रोसेस करने में आसानी होती है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ए साइक्लिक। साइक्लिक का मतलब ग्रे कोड भी होता है। अगला है, इसको हम लोग को इसका आउटपुट बताना है। तो देखिए ये वाला जो गेट है ये है एक और गेट, ये भी है एक और गेट, ये वाला सिंबल जो है वो एंड गेट का है। तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए ए और बी इन दोनों का और किया गया है, और मतलब क्या होता है सम, तो ए प्लस बी हो जाएगा। अब देखिए ए प्लस बी आउटपुट यहाँ तक आया और यहाँ से सी आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा ए प्लस बी होल मल्टीप्लाइड बाई सी। अब नीचे वाले गेट के लिए देखते हैं। यहाँ से देखिए ए आ रहा है और यहाँ से आ रहा है बी, तो ये ए ये बी इन दोनों का और किया जाएगा, तो ये क्या बनेगा ए प्लस बी। और फिर देखिए ए प्लस बी इधर से आ रहा है और ये सी, ए प्लस बी को सी के साथ क्या किया गया, एंड किया गया है, तो ये क्या हो जाएगा ए प्लस बी इंटू सी। देखिए ऊपर भी ए प्लस बी इंटू सी, नीचे भी ए प्लस बी इंटू सी, और यहाँ पर क्या लगा है और गेट। और गेट मतलब इन दोनों को ऐड करेंगे। तो अब देखिए हम लोग जानते हैं कि ए प्लस ए क्या होता है, सॉरी ए प्लस ए इक्वल्स टू ए ही होता है। तो यहाँ पर यही टर्म ऊपर भी है, यही टर्म नीचे भी है, और इन दोनों को और गेट से पास कराएंगे तो दोनों ऐड हो जाएंगे। तो फिर फाइनली क्या मिलेगा हम लोग को, ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाई सी प्लस ए प्लस बी होल मल्टीप्लाई बाई सी। तो ये क्या हो जाएगा, दोनों टर्म सेम ही है, तो ए प्लस बी होल मल्टीप्लाई बाई सी, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी है। तो 31 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, सॉरी गलती से, हाँ ए प्लस बी इंटू सी। इसमें देखिए कि क्वेश्चन दो बार रिपीट किया, आंसर ऑप्शन दो बार रिपीट किया है, ए वाले को ही 2 बार लिख दिया है। ये ए प्लस बी इंटू सी यहाँ भी है, ए प्लस बी इंटू सी यहाँ पर भी दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 सॉल्व हो गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द गिवन गेट बिलो। तो देखिए नीचे कौन सा गेट दिया हुआ है, ये देखिए ए। तो गेट को हम लोग उसके आउटपुट के बेसिस से बता सकते हैं। हमारे पास जितने गेट्स होते हैं एंड और नॉट, एक्स और एक्स नॉट। तो देखिए यहाँ से आ रहा है ये ए, ये नॉट गेट है, नॉट गेट से पास करने के बाद ये हो जाएगा ए बार। सिमिलरली नीचे से बी आ रहा है, बी पास करने के बाद क्या हो जाएगा बी बार। अब देखिए यहाँ पर क्या लगा है एक एंड गेट। अब इस बबल को हम लोग नेगलेक्ट कर रहे हैं, तो ये क्या करेगा हम लोग को आउटपुट क्या देगा, ए बार इधर से आ रहा है और बी बार, एंड गेट दोनों को मल्टीप्लाई करता है। अब देखिए नॉट लिखा, तो नॉट लगने पर इस पूरे पर क्या हो जाएगा 12 आ जाएगा। अब डी मॉर्गन थ्योरम से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, ए डबल बार प्लस बी डबल बार, जो कि इसके इक्वल होगा, ये हो जाएगा ए प्लस बी। ये क्या हो रहा है, ये ऐड हो रहा है, और ऐड करना किसका काम होता है, ये होता है और गेट का। तो इस वाले क्वेश्चन का जो, सॉरी एक मिस्टेक हो गई है, ये वाला जो गेट है वो है देखिए और गेट का बना हुआ है, ठीक है। एंड गेट के लिए होता तो इस तरह से सिंबल आया होता, तो ये और गेट का सिंबल है, तो यहाँ डॉट की जगह प्लस होगा और यहाँ फिर प्लस की जगह डॉट हो जाएगा, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा ए डॉट बी। तो ए डॉट बी क्या होता है, ये एंड गेट का आउटपुट होता है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी एंड गेट। क्वेश्चन नंबर 32 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी एंड गेट। अगला है क्वेश्चन नंबर 33, द 2s कम्प्लीमेंट ऑफ बाइनरी नंबर 1010 इज। तो 2s कम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, 2s कम्प्लीमेंट निकालने के लिए पहले 1s निकालते हैं और 1s में 1 ऐड कर देते हैं। तो 1010 दिया है, इसका 1s कम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 1 की जगह 0, 0 की जगह 1, 1 की जगह 0, 0 की जगह 1, हर बिट को नॉट गेट से पास करते हैं। अब इसका 2s निकालने के लिए इसमें 1 ऐड कर देंगे 1 ऐड करेंगे तो क्या होगा, 1 + 1 1 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर 0 कैरी 1 है, तो 1 और प्लस 0 क्या हो जाएगा 1, और फिर 1 और नीचे कुछ नहीं तो 1 और ये 0, तो हो गया इसका 2s कम्प्लीमेंट। तो हमारा आंसर हो जाएगा अब ये 0 1 1 0, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, ऑन मल्टीप्लाइंग 11.01 विथ 1011, इसको बाइनरी मल्टीप्लिकेशन से करना है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। ये क्या है 11.01, दूसरा नंबर है 10.11, सॉल्व करते हैं। पहले इससे करेंगे, 1 है तो ये सबको ऐसे करेगा 1 0, अभी डेसिमल ऐसे रहने दे रहे हैं, इसको बाद में देखेंगे 1 1, फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 1 1, 1 × 0 0, 1 × 1 1, 1 × 1 1, फिर आगे सॉल्व करते हैं। 0 से करेंगे तो सब क्या हो जाएगा 0, फिर 1 से करेंगे तो फिर वही आएगा 1 0 1 1। अब क्या करना है, ऐड करना है। यहाँ पर क्या है 1 1 + 0, ये हो जाएगा 1 1 + 0 1 1 + 1 1 0, और 1 0 + 1 होता है 1 1, तो 1 1 में 1 आ जाएगा और कैरी हो जाएगा 1, वो यहाँ पर आ जाएगा 1 + 1 क्या होगा 1 0, फिर कैरी क्या आएगा 1 आ जाएगा।
1 + 1 क्या होगा 1 0, तो 0 यहाँ आएगा, कैरी फिर 1 आएगा, फिर 1 + 1 क्या हो जाएगा 1 0, तो 0 और यहाँ कोई नंबर नहीं है तो ये आ जाएगा। अब देखिए कैरी डेसिमल कितने बार डिजिट बार लगा, 1 2 3 4, तो ऐसे 1 2 3 4 डिजिट बार हम लोग डेसिमल लगा देंगे। आंसर आ जाएगा 1,000,1111, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है, ये वाला है 1,000,1111, तो 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द ग्रे कोड फॉर बाइनरी नंबर 1011, तो ग्रे कोड के लिए क्या करते हैं हम लोग, पहले डिजिट को एज इट इज लिख देंगे, फिर अगले डिजिट के लिए क्या करेंगे, पहले और दूसरे डिजिट को ऐड करेंगे, 1 + 0 क्या होगा 1, फिर आगे क्या करेंगे, ये वाले और ये वाले डिजिट को ऐड करेंगे, तो 0 + 1 क्या होगा 1, फिर आगे क्या करेंगे, इसको और इसको आपस में ऐड करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1 + 1 1 0, तो 0 को लिखेंगे, 1 को नेगलेक्ट करेंगे, तो हमारा जो ग्रे कोड है 1011 के लिए क्या हो जाएगा 111 इंटू 1110, तो 35 का आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 1110। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। ASCII कोड इज, ASCII का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, तो ये 7 बिट कोड होता है, तो 36 का आंसर हो जाएगा 7 बिट, ऑप्शन नंबर बी 36 क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है 37। द EBCDIC कोड इज, EBCDIC का फुल फॉर्म होता है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, तो ये जो होता है वो एक 8 बिट कोड होता है, तो 37 का आंसर हो जाएगा डी 8 बिट कोड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, इसमें बोल रहा है 38, द वैल्यू ऑफ x एंड y इन दिस इज, तो इसमें देखिए क्या कर रहा है, यहाँ बेस 10 है, यहाँ बेस 16 है, तो ये डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर रहा है, तो डेसिमल से हेक्साडेसिमल में जाने के लिए हम लोग को सक्सेसिव डिवीजन बाय बेस करना पड़ता है, यहाँ पर हेक्साडेसिमल में करना है, इसलिए हम लोग 16 से डिवीजन करेंगे, और यहाँ पर नंबर क्या है 72905, 72905 को जब 16 से डिवाइड करेंगे तो ये 4556 टाइम्स में जाएगा और रिमाइंडर बचेगा यहाँ पर 9। अगला क्वेश्चन फिर स्टेप क्या होगा, फिर 16 से करेंगे, 4556 को डिवाइड करेंगे 16 से, तो क्या हो जाएगा ये 2 फिर 8 फिर 4 टाइम्स में जाएगा और रिमाइंडर इस बार में कितना आएगा 11। अब अगला स्टेप क्या है, फिर 16 से करेंगे, तो 16 से करेंगे, ये कब तक करना होता है, जब तक कि यहाँ वाला नंबर क्या हो इससे कम ना आ जाए। तो अब देखिए 16 से करेंगे तो ये कितने टाइम्स में जाएगा, 16 1 जा 16, बचेगा कितना 12 1 2 4, तो फिर आगे कितने बार में जाएगा, सॉरी, तो आगे करते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक गलती हो गई है, यहाँ पर 11 नहीं 12 रिमाइंडर आता है, तो फिर इसको करेंगे तो 1 टाइम्स में जाएगा 2, तो फिर 1 1 यहाँ से 1 2 बच जाएगा और 4, तो 1 2 4 आ जाएगा, जिसको कि हम लोग फिर डिवाइड करेंगे 16 से, तो 16 7 जा 1 1 2 हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे क्या बचेगा 12। ठीक है, तो आगे देखते हैं, फिर देखिए फिर 16 से करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 1 टाइम्स में जाएगा और 1 रिमाइंडर। अब देखिए इसको हम लोग को हेक्साडेसिमल में लिखना है, तो हेक्साडेसिमल में हम लोग 12 तो नहीं लिख सकते, हेक्साडेसिमल में क्या होता है 10 की जगह ए लिखते हैं, सॉरी 11 की जगह बी, 12 की जगह सी, और 13 की जगह डी, 14 की जगह ई, 15 की जगह एफ, और लिखने का तरीका क्या होता है नीचे से ऊपर। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 72905 बेस 10 इज इक्वल्स टू, पहले क्या है 1, फिर क्या है 1, फिर क्या है 12, 12 की जगह सी, यहाँ भी सी 9 लिख सकते हैं with 16, और क्वेश्चन में इसको क्या लिखा है क्वेश्चन में 11xy 9, तो यहाँ से कंपेयर करेंगे हम लोग, तो देखिए यहाँ पर भी c है और यहाँ x, तो x बराबर क्या हो जाएगा c, यहाँ पर y बराबर भी क्या आ रहा है c, तो x बराबर c और y बराबर c, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। बाइनरी नंबर ऑफ 112.45 बेस 8 इज, तो ये ऑक्टल में दिया हुआ है। ऑक्टल से बाइनरी जाने के लिए बहुत ईजी स्टेप होता है, हर डेसिमल का बाइनरी इक्विवेलेंट लिखना होता है 3 बिट के फॉर्म में। तो क्वेश्चन क्या दिया 112.45 इसको करने के लिए हम लोग को कुछ नहीं करना है, हर एक डिजिट का डेसिमल बाइनरी इक्विवेलेंट लिखना है। क्या दिया है 112.45, तो देखिए कैसे होगा, 1 का क्या लिख देंगे 8 बिट में करना है, तो 1 का तो 1 ही होता है बाइनरी, तो 001, फिर 1 का क्या होगा 001, 2 के लिए क्या होता है 010 पॉइंट यहीं लगेगा, 4 के लिए क्या होता है 100, 5 के लिए क्या होता है 101। ये हमारा डेसिमल इसका बाइनरी इक्विवेलेंट आ गया इस ऑक्टल नंबर का। सेम इसी तरह हेक्साडेसिमल के लिए भी करते हैं, हेक्साडेसिमल से डेसिमल में जाने के लिए डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो सर हाँ, आगे देखिए इससे हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, इन दोनों को हम लोग निगलेक्ट कर सकते हैं, तो बचेगा क्या 1001010.1001001 बेस 2, ये किस ऑप्शन से मैच कर रहा है देखते हैं, ये है ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ n इज 54 बेस 10
इज इक्वल्स टू 36 बेस n। यहाँ पर देखिए क्या करना है, यहाँ पर हम लोगों को ये 54 जो है ये तो डेसिमल नंबर में है, लेकिन इसको हम लोग को 36 लिखा है और ये किस नंबर में है यही बताना है कि किस नंबर में इसको हम लोग करेंगे 54 बाइनरी को, कि यहाँ पर जो बेस है मतलब जो नंबर है वो 36 आएगा। तो पहला है 2। अगर देखिए 54 को अगर हम लोग 2 किसका होता है बाइनरी का, बाइनरी में करेंगे तो 10 के फॉर्म में आएगा, तो ये नहीं हो सकता। अगला है 16 वाले में देखिए अगर हम लोग को डेसिमल से हेक्साडेसिमल में जाना है तो अभी हम जो लोगों ने जो किया था वही करना पड़ेगा, फिर सक्सेस से डिवीजन बाय 16। तो 16 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 16 3 जा 48, बचेगा कितना 6। तो यहाँ पर 6 तो नंबर हमारा क्या हो जाएगा 36 बेस 16, जो कि देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है। तो 40 में जो ऑप्शन हो जाएगा वो भी। इस नंबर को 54 को जब हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो इसका हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट आएगा 36। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। द हेक्साडेसिमल नंबर 7FE इन बाइनरी नंबर इस, अभी किया गया था ऑक्टल वाला से इसको बाइनरी में करना है, ये हेक्साडेसिमल को बाइनरी में लिखना है। तो सेम उसी तरह से करते हैं। 7FE को 16 बेस से हम लोग को 10 बेस में लिखना है। तो इसमें ध्यान देना है कि हर हेक्साडेसिमल नंबर के लिए जो इसका बाइनरी इक्विवेलेंट लिखना है वो 4 बिट के फॉर्म में लिखना है। जैसे 7 का होता है 111 तो इसको लिखेंगे 0 1 1 1, 4 बिट का बन गया। F होता है 15 को जब हम लोग बाइनरी में एक्सप्रेस करते हैं तो वो हो जाएगा 1111। फिर होता है E को जब बाइनरी में एक्सप्रेस करेंगे तो 1110 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका बाइनरी इक्विवेलेंट। तो ये देखिए इससे कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है 0 1 1 1 फिर 1 1 1 1 फिर 1 1 1 0। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 41 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 42। द गेट सप्लाई इज रिमूव्ड आफ्टर द SCR हैज़ बीन टर्न ऑन, द करंट इन SCR विल बी। तो जो करंट है अगर उसको गेट को टर्न ऑन करने के बाद हम लोग उस SCR को ऑन करने के बाद गेट को हटा देंगे तो जो करंट है वो सेम रहता है। तो इसका ऑप्शन जाएगा रिमेन्स सेम। अगला क्वेश्चन है 43। द वैल्यू ऑफ H11 पैरामीटर फॉर द सर्किट इज। तो H11 पैरामीटर जो होता है वो क्या होता है, H11 होता है H11 इज इक्वल्स टू V1 अपॉन I1 व्हेन I2 इज इक्वल्स टू 0। तो V1 अपॉन I1 क्या होता है, ये सीधे R1 होता है व्हेन I2 इज इक्वल्स टू 0। तो जब I2 को हम लोग 0 करेंगे तो यहाँ पर जो I1 कैलकुलेट करेंगे वो क्या हो जाएगा 8 ओम प्लस 4 ओम। एक इस वाले में कोई करंट नहीं जाएगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा D 12 ओम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 बोल रहा है इन द SiO2 यूज्ड इन मॉसफेट एक्ट एज पे। SiO2 की जो लेयर लगाई जाती है वो इंसुलेटर की तरह काम करती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी इंसुलेटिंग लेयर बिटवीन गेट एंड चैनल। अगला क्वेश्चन है द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ पिंच ऑफ वोल्टेज एंड गेट सोर्स कट ऑफ वोल्टेज आर। तो पिंच ऑफ वोल्टेज और गेट सोर्स कट ऑफ वोल्टेज की जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होती है। तो 45 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है पॉसिबल मेथड टू टर्न ऑफ एन SCR इज ए इंटरप्शन इन इट्स एनोड वोल्टेज, B reducing anode current below holding voltage, C है reversing polarity of the anode cathode voltage, अगला है D all of these। तो ये तीनों के तीनों मेथड होते हैं SCR को टर्न ऑफ करने के। तो 46 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 बोला द रीजन बिटवीन पीक पॉइंट एंड वैली पॉइंट ऑफ UGT कैरेक्टरिस्टिक। तो UGT का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो टनल डायोड की तरह ही होता है कुछ ऐसे ही। ये पूछ रहा है पीक पॉइंट और वैली पॉइंट के बीच के रीजन को क्या बोलते हैं, इस रीजन को बोलते हैं निगेटिव रीजन, और टनल डायोड के फॉर्म में इसको NDR बोलते हैं, निगेटिव डिफरेंशियल रेजिस्टेंस। अगला है 48। VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ UJT इज। तो UJT का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो टनल डायोड के सिमिलर होता है। अगला है द UJT में बी यूज्ड एज। तो UJT को सॉ टूथ वेव की तरह यूज किया जा सकता है। तो 49 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा D। अगला है क्वेश्चन नंबर 50। एन SCR इज अ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस विच कंसिस्ट ऑफ। तो SCR जो होता है वो 3 PN जंक्शन होते हैं उसमें। तो क्वेश्चन नंबर 50 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। पूरा पेपर पूरी तरह से सॉल्व हो चुका है। 50 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट करके बताइएगा, और आपका 50 में से कितना क्वेश्चन सही था ये भी कमेंट करिएगा। वीडियो थोड़ा लेट अपलोड किया गया है क्योंकि कल कुछ ज़रूरी काम पड़ गया था। तो थैंक यू।